उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। क्या तुम भी इससे राब्ता कर सकते हो या वो जब आता है तभी तुम इससे बात करते हो? इमरान ने पूछा। मैं जब चाहूँ इससे बात कर सकता हूँ। इसकी वजह से मेरी भी स्पेशल लेबॉर्ट्री में खासी जान पहचान हो गई। बल्कि सच कहूँ तो टॉप 1 स्पेशल लेबॉर्ट्री के बहुत से ठेके डॉक्टर हिटसन ने मुझे दिला दिए हैं, जिनका भारी प्रॉफिट मिलने से मेरे हालात बदल गए हैं। केलर ने कहा। कौन कौन से ठेके दिलाए हैं तुम्हें डॉक्टर हिटसन ने? इमरान ने पूछा। लेबॉर्ट्री में 90% अफराद ब्लैक विस्की के शौकीन हैं और वो सब विस्की पानी की तरह पीते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे वहाँ सैकड़ों बोतलें पहुँचानी होती हैं और ये विस्की मेरी ऐजाद करता है जो मेरी ही फैक्ट्री में बनाई जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ें लेबॉर्ट्री के अफराद को चाहिए होती हैं, इनका ठेका मुझे ही मिला हुआ है, केलर ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम लेबॉर्ट्री में जाते रहते हो? इमरान ने पूछा। नहीं, मैं लेबॉर्ट्री से बाहर तक जा सकता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क की वजह से मुझे कभी लेबॉर्ट्री के अंदर जाने नहीं दिया गया और ना ही मैंने कभी ऐसी ख्वाहिश की है, केलर ने कहा। अगर मैं कहूँ मुझे इस लेबॉर्ट्री से कुछ हासिल करना है तो क्या तुम्हारा कज़न डॉक्टर हिटसन इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकता है? इमरान ने पूछा। क्या मतलब? क्या आप इस लेबॉर्ट्री में कोई अहम राज हासिल करना चाहते हैं? केलर ने चौंक कर पूछा। हाँ, उसे तुम राज तो कह सकते हो, लेकिन ये राज नहीं है जिससे लेबॉर्ट्री या एक्रीमिया के मुफादात को कोई नुकसान पहुंचे। मुझे लेबॉर्ट्री से ना तो किसी फार्मूले को पूछना है और ना ही किसी ऐजाद के बारे में कुछ मालूम करना है, इसलिए तुम फिक्र ना करो। मेरा एक मामूली से काम है जो तुम्हारा कज़न आसानी से कर सकता है, इमरान ने संजीदगी से कहा। काम क्या है, मुझे बताएं, केलर ने भी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कहा। क्या तुम जानते हो कि कुछ अरसा कबल स्पेशल लेबॉर्ट्री से एक पाकिस्तानी निसाज साइंसदान एक कोड बॉक्स लेकर फरार हुआ था? इमरान ने कहा। आप शायद डॉक्टर कासिम की बात कर रहे हैं, केलर ने कहा तो इमरान की आंखों में चमक आ गई। हाँ, तुम्हें इसका नाम किसने बताया? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये राज एक्रीमिया में ओपन नहीं हुआ। क्या तुम्हारे कज़न डॉक्टर हिटसन ने तुम्हें बताया है? इमरान ने कहा। जाहिर है, इसके सिवा मुझे ये सब बातें और कौन बता सकता है। एक रोज़ बातों ही बातों में उसने मुझे डॉक्टर कासिम के बारे में और कोड बॉक्स के बारे में बताया था। मैं इन बातों में चूंकि ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, इसलिए मैंने इन बातों पर कान नहीं धरे थे, केलर ने कहा। बस तो फिर अब कान धरना इन बातों पर, इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, केलर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कज़न डॉक्टर हिटसन से बात करो और उसे इस बात के लिए राज़ी करो कि इस कोड बॉक्स के नीचे प्रिंट्स तुम्हें दे दे। वो बॉक्स किस साइज़ का था, किस कलर का, इसका हुजम क्या है और उसका वज़न कैसा है, और ये कि वो किस धात का बना हुआ था, इमरान ने कहा। लेकिन आप इस बॉक्स के बारे में ये सारी मालूमात क्यों हासिल करना चाहते हैं? केलर ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक्रीमिया की मदद करने के लिए, इमरान ने जवाब दिया। एक्रीमिया की मदद करने के लिए? वो कैसे? केलर ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। एक्रीमिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को एक मुरासला जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी निसाज साइंसदान डॉक्टर कासिम कोड बॉक्स लेकर पाकिस्तान में मौजूद है, इसलिए इसकी तलाश में उनकी मदद की जाए और अगर डॉक्टर कासिम मिल जाए तो उसे कोड बॉक्स समेत एक्रीमिया के हवाले कर दिया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम कर रही है। चंद एजेंसियों को अंडरवर्ल्ड से कुछ ऐसे बॉक्सेस मिले हैं जो कोडेड हैं। शुबा किया जा रहा है इनमें से यही कोई एक वो बॉक्स है जो स्पेशल लेबॉर्ट्री से चोरी किया गया है, लेकिन हुकूमत को चूंकि असल बॉक्स की माहियत का इल्म नहीं, इसलिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि इनमें असल बॉक्स कौन सा है। मैं तुम्हें राज की बात बता देता हूँ। एक्रीमियन हुकूमत ने यह भी ऐलान कर रखा है कि जो भी शख्स डॉक्टर कासिम और उसके चोरी किए हुए कोड बॉक्स के बारे में मालूमात देगा तो एक्रीमियन हुकूमत उसे $1 करोड़ इनाम देगी। मैंने जब सुना तो मैंने भी यहाँ डॉक्टर कासिम को तलाश करना शुरू कर दिया। मुझे डॉक्टर कासिम तो नहीं मिला, लेकिन एक खुफिया जगह से मुझे एक बॉक्स ज़रूर मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वही बॉक्स है जिसके लिए एक्रीमियन हुकूमत $1 करोड़ दे सकती है। मुझे ये कन्फर्म करना है कि आया बॉक्स असल है या नहीं, इसलिए मुझे असल बॉक्स के बारे में सारी मालूमात चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कज़न के ज़रिए ये काम आसानी से करा सकते हो, क्योंकि तुमने खुद कहा है कि तुम्हारा कज़न तुम्हारी हर बात मानता है और ये मालूमात ऐसी मालूमात नहीं हैं जिनसे एक्रीमियन लेबॉर्ट्री या एक्रीमियन मुफादात को कोई नुकसान पहुंच सके, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। आपको वो बॉक्स कहाँ से मिला है? केलर ने सारी बात सुनकर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। तुम ये सब अभी राज रहने दो, बस मिल गया है मुझे, इमरान ने कहा। चले नहीं पूछता, ये तो बता देंगे, क्या आपको इस बात का यकीन है कि ये वही बॉक्स है जो स्पेशल लेबॉर्ट्री से चोरी किया गया था?
कैलर ने पूछा। अगर यकीन ना होता तो मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करता? समझ लो कि 99% यकीन है और 1% नहीं। ये 1% भी तब ख़त्म हो जाएगा जब इस बॉक्स की सारी तफसीलात मुझे मिल जाएगी, इमरान ने कहा। अगर वाकई ही आपके पास मौजूद बॉक्स असल हुआ तो कैलर ने कहा, तो मेरे वारे नयारे हो जाएंगे और क्या, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। तो कैलर भी इख्तियार हंस पड़ा। मतलब ये कि आप सिर्फ अपने ही वारे न्यारे करना चाहते हैं, कैलर ने हंसते हुए कहा, और इस बार उसकी हंसी में अजीब सा तंज था। इसका तंजिया अंदाज सुनकर इमरान मुस्कुरा दिया। अरे नहीं, एक बार मुझे इनाम मिल जाए तो मैं उसमें तुम्हें भी अपना हिस्सेदार बना लूँगा, इमरान ने कहा। ये हुई ना बात। बताएं, अगर आपको हुकूमत ने $1 करोड़ इनाम दिए तो मुझे कितने डॉलर्स देंगे, और मेरे कज़न डॉक्टर हिडसन को कितने? क्योंकि डॉक्टर हिडसन इन दोनों बेहद मकरूस है। वो अपनी फैमिली के लिए शानदार महल बनाना चाहता है जिसके लिए उसे बड़ी रकम की ज़रूरत है। मैंने इसकी किसी हद तक मदद कर दी है, लेकिन वो जिस कदर शानदार महल बनाना चाहता है इसके लिए तो मैं अपना सब कुछ भी उसे दे दूँ तो पूरा नहीं पड़ेगा, कैलर ने कहा। तुम्हें मैं $500-700 दे दूंगा, और अगर डॉक्टर हिडसन की ज़रूरत है तो उससे भी $2-4 हज़ार दे दूंगा। इससे वो आम महल तो क्या सोने का महल भी बनवा सकता है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ कैलर खिलखिला कर हंस पड़ा। तो $4,000 से अगर सोने के महल तामीर होते हों तो एक्रीमिया में हर दूसरा घर सोने का महल होता, कैलर ने हंसते हुए कहा। तो तुम बता दो भाई, तुम कितने लोग हैं और तुम्हारा कज़न कितने पर हंसी खुशी राज़ी हो जाएगा, इमरान ने जैसे कराते हुए कहा। 20% मेरा और 30% मेरे कज़न डॉक्टर हिडसन के लिए, टोटल 50%, कैलर ने कहा। तुम्हारा मतलब है $50 लाख, इमरान ने जैसे बुखलाकर कहा। जी हाँ, आप प्रिंस हैं। $50 लाख आपके और $50 लाख हम दोनों के। मेरे ख्याल में ये सौदा महंगा नहीं, कैलर ने कहा। बहुत महंगा सौदा है प्यारे। $50 लाख में तो मैं आसानी से 10-20 शादियाँ कर सकता हूँ, इमरान ने कहा। आपके हिस्से में जो $50 लाख आ रहे हैं इनमें भी तो आप कर सकते हैं 10-20 शादियाँ, कैलर ने हंसकर कहा। अगर मैंने इस रकम से शादियाँ कर ली तो फिर बीबियों को खिलाऊंगा कहाँ से, इमरान ने मासूमियत से कहा। तो फिर ना करें 10-20 शादियाँ। वैसे भी कहते हैं कि एक हो पर नेक हो। इस फार्मूले पर अमल करें तो जिंदगी भर सुकून से रहेंगे, कैलर ने इसी तरह हंसते हुए कहा। और तुमने जो 3-3 कर रखी हैं वो, इमरान ने कहा। इसलिए तो फंसा हुआ हूँ। 3 है और बातों की मशीनें हैं जो हर वक्त चलती रहती हैं, ख्वामख्वाह मेरी शामत आई रहती है, कैलर ने हंसते हुए कहा। लगता है मिसेस फ्रेडा से ज़्यादा तुम अपनी बीवियों से डरते हो, इमरान ने हंसते हुए कहा। जाहिर है इस दुनिया में ऐसा कौन खुशनसीब हो सकता है जो बीवियों से ना डरता हो, कैलर ने करहा कर कहा। तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, तो क्या ये कन्फर्म है कि तुम मुझे कोड बॉक्स की मालूमात मुहैया कर दोगे, इमरान ने पूछा। अगर डॉक्टर हिडसन महल के चक्रों में ना फंसा होता और उसे रकम की ज़रूरत ना होती तो वो शायद मेरी बात कभी ना मानता, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं ठुकराएगा और मुझे मालूमात फराहम कर देगा, कैलर ने कहा। तो मैं उम्मीदें बाहर ना रखूं, इमरान ने कहा। हाँ बिल्कुल, कैलर ने जवाब दिया। कब फ़ोन करूं तुम्हें, इमरान ने पूछा। काम हो जाएगा तो मैं आपको खुद फ़ोन कर लूँगा, आप मुझे अपना नंबर बता दें, कैलर ने कहा। मेरा तो कोई भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं, मैं कभी देश में होता हूँ तो कभी परदेश में, इसलिए क्या नंबर दो तुम्हें। बेहतर होगा कि मैं तुमसे राब्ता कायम कर लूँ और इस कॉल का जो बिल बनेगा वो मैं तुम्हारे $50 लाख से काट लूँगा, इमरान ने कहा। तो कैलर एक बार फिर हंस पड़ा। ठीक है, मेरा यही नंबर सेफ है, आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, कैलर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब बताओ कि मैं तुम्हें दोबारा कब कॉल करूं, इमरान ने कहा। कल इसी वक्त मैं डॉक्टर हिडसन को कॉल करके अपने पास बुलाऊंगा, फिर इसे तसल्ली से बात करूंगा ताकि वो इनकार ना कर सके, कैलर ने कहा। ओके, और हाँ, उसे ये ज़रूर बता देना कि जब मुझे इनाम की रकम मिलेगी तभी उसे इसका हिस्सा मिलेगा। इसके साथ तुम भी ये बात जहन में रखना कि मुझे जॉब बॉक्स मिला है, वो असल ना हुआ तो ना मुझे रकम मिलेगी, ना तुम्हें और ना ही डॉक्टर हिडसन को, इमरान ने कहा। जानता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके पास जो बॉक्स है वो नकली नहीं हो सकता। अगर आपको इस पर 1% भी शक होता तो आप मुझसे इस तरह राब्ता ना करते, कैलर ने हंसकर कहा। फिर भी 1% चांस तो है कि मेरे पास मौजूद बॉक्स वो बॉक्स ना हो जो स्पेशल लेबॉर्ट्री से उड़ाया गया है, इमरान ने कहा। ऐसा हुआ तो देखा जाएगा, मैं डॉक्टर हिडसन को सारी बात समझा दूंगा, और कुछ नहीं तो वो इस उम्मीद पर ही खुश हो जाएगा कि शायद उसके ख्यालों का महल तामीर हो जाए, कैलर ने कहा। चलो इससे कहो कि जब तक मुझे इनाम की रकम नहीं मिल जाती वो हवाओं में महल तामीर करता रहे, इमरान ने कहा। तो कैलर एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान ने इससे मज़ीद चंद बातें की और फिर उसने रिसीवर को लीड पर रख दिया। कौन है ये कैलर और उसकी माँ और 3 बीवियों का क्या किस्सा है, इमरान को रिसीवर को लीड पर रखते हुए देखकर ब्लैक ज़ीरो ने पूछा।
یہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ لافیڈا کے انڈر ورلڈ کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مشن کے دوران اسے میری مدبھیڑ ہو گئی اور اس نے مجھے قید کر لیا۔ یہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا، لیکن عین اسی وقت اس کے سیل فون پر کال آئی کہ اس کی والدہ کی حالت بے حد خراب ہے۔ اسے اس کے گھریلو ملازم نے فون کیا تھا، جس پر کیلر ملازم پر چڑھ دوڑا تھا۔ اپنی ماں کی حالت خراب ہونے کا سن کر وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ازارۂ ہمدردی اسے پوچھ لیا۔ وہ چونکہ انتہائی پریشان تھا، اس لیے اس نے میرے پوچھنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیمار ماں کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے مشورہ دیا کہ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے تو میں اس کی ماں کی بیماری چند منٹوں میں ختم کر سکتا ہوں، اور میں اسے ایک آسان سا علاج بتاؤں گا جسے اس کی مدد سے بیماریاں جاتی رہیں گی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میں نے بازار سے چند جڑی بوٹیاں منگوائیں اور ان بوٹیوں کو پیس کر ایک دیسی نسخہ تیار کیا۔ اس نسخے کی ایک خوراک جب میں نے اس کی ماں کو کھلائی تو اس کی ماں، جو اختلاج قلب اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، کچھ ہی دیر میں بھلی چنگی ہو گئی۔ اس وقت ڈاکٹر وہاں آ گیا۔ اس نے جب کیلر کی ماں کو چیک کیا تو وہ بھی حیران رہ گیا کہ کیلر کی ماں کی حالت، جو انتہائی ابتر بتائی جا رہی تھی، حیرت انگیز طور پر نارمل ہو چکی ہے۔ نہ صرف اس کے دل کا درد رک گیا تھا، بلکہ اس کا ہائی بلڈ پریشر بھی آئیڈیل حد تک نارمل ہو چکا تھا، جس پر کیلر اور اس کی ماں میرے اس قدر احسان مند ہوئے کہ کیلر کی ماں نے مجھے اپنا بیٹا بنا دیا۔ اور کیلر جو اپنی ماں سے ڈرتا ہے، اور جس طرح اماں بھی میرے سر پر جوتیاں برساتی ہے، اس طرح کیلر کی بوڑھی ماں بھی کیلر کی ہر وقت کھنچائی کرتی رہتی ہے۔ اس نے کیلر کو حکم دیا کہ میں نے ان کا دوسرا بیٹا ہوں اور وہ میرا ہمیشہ خیال رکھے گا اور میری ہر ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ تب سے بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ اپنی ماں کا حکم وہ ٹال نہیں سکتا، اس لیے میری ہر طرح کی جلی کٹی سننے کا عادی ہو گیا ہے۔ میں اسے جتنا مرضی بے عزت کر لوں اور احمقوں کی طرح ہنستا رہتا ہے۔ ایک بار میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو اس کا کزن اس سے ملنے آیا تھا، جو ٹاپ 1 اسپیشل لیبارٹری میں کام کرتا تھا۔ مجھے اچانک اس کا خیال آ گیا تھا، اس لیے میں نے کیلر سے بات کی تھی۔ عمران نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو کیا آپ کے خیال میں ڈاکٹر ہڈسن دولت کے عوض کوڈ باکس کی ساری معلومات فراہم کر دے گا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ امید تو ہے کہ وہ معلومات دے دے گا، ورنہ مجھے حکومتی سطح پر بات کرنی پڑے گی کہ ڈاکٹر قاسم کا تصویری بایو ڈیٹا اور وہ باکس جو اس نے لیبارٹری سے چوری کیا ہے، اس کی تمام معلومات ہمیں فراہم کی جائیں تاکہ ہم ان کو تلاش کر سکیں۔ لیکن اس کام میں خاصا وقت لگ جائے گا، اس لیے میں نے یہ شارٹ کٹ آزمایا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو کیا کیلر اور ڈاکٹر ہڈسن کو آپ کی اصلیت کا نہیں پتہ؟ بلیک زیرو نے کہا۔ پہلے تو کسی کو علم نہیں تھا، لیکن بعد میں کیلر کو پتہ چل گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ مجھے پرنس چارمنگ کہتا ہے۔ جب اسے میری اصلیت کا پتہ چلا تب بھی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور مجھے پرنس چارمنگ ہی کہتا رہا۔ چونکہ ڈاکٹر ہڈسن اس کا کزن ہے اور وہ اسے ہر بات شیئر کرتا ہے، اس لیے اس نے یقینی طور پر اسے بھی بتایا ہوگا کہ میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے اور میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے فری لانسر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ ویسے بھی اب یہ بات پوری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے، اس لیے میں پرنس چارمنگ بنوں یا پرنس آف ٹھم، اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کی نظروں میں احمق اعظم ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اب ان ایکریمین ایجنٹوں اور روس سیاہ کے ایجنٹوں کا کیا کرنا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ایکریمین ایجنٹوں کے بارے میں تمہیں میں بتا چکا ہوں۔ تم جولیا کے ساتھ کیپٹن شکیل اور صفدر کو بھیج دو، یہ تینوں کارٹر اور لیسر کو ہوٹل سے اٹھا لائیں گے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اور روس سیاہ کے ایجنٹ؟ بلیک زیرو نے کہا، انہیں ابھی یہاں ٹکرے مارنے دو، اگر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کی جگہ اور ایجنٹ یہاں پہنچ جائیں گے۔ انہیں جب تک میں ڈاچنگ گیم کا حصہ نہیں بنا لیتا اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ ایک بار وہ یہاں سے مطمئن ہو کر چلے گئے تو پھر دنیا بھر کے ایجنٹوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی کہ ڈاکٹر قاسم اور کوڈ باکس پاک ایشیا سے نکل چکا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کہیں تو میں 4 سٹارز کی ڈیوٹی لگا دوں کہ وہ روس سیاہ کے ایجنٹوں کا پتہ کریں کہ وہ کتنی تعداد میں ہیں اور کہاں ہیں، وہ ان کی نگرانی کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ یہاں سے مطمئن ہو کر واپس گئے ہیں یا نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں یہ مناسب رہے گا۔ 4 سٹار سے کہنا کہ انہیں روس سیاہ کے ایجنٹوں کی صرف نگرانی کرنی ہے اور انہیں اس بات کا قطعی علم نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور عمران کی ہدایت کے مطابق جولیا کو فون کرنے لگا۔ جولیا کو حکم دینے کے بعد اس نے 4 سٹارز کے چیف صدیقی سے بات کی اور اسے بھی اس کی ڈیوٹی سمجھا کر ریسیور کو ریڈر پر رکھ دیا۔ اب ہم تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں کوڈ باکس کی ماہیت کا پتہ نہیں چل جاتا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔
टाइगर ने कार AA क्लब की पार्किंग में रोकी और कार से निकलकर बाहर आ गया। पार्किंग बॉय ने उसे टोकन दिया तो टाइगर ने इसे टोकन लेकर जेब में डाला और क्लब के मेन डोर की जाने बढ़ता चला गया। मेन डोर खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे मंशियात और सस्ती शराब की तेज बू महसूस हुई। हाल भरा हुआ था और वहाँ छोटे मोटे बदमाश दिखाई दे रहे थे जो शराब और चर्स के साथ साथ दूसरी मंशियात का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे थे। साइड में एक बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे 2 बार टेंडर और 2 खूबसूरत गैर मुल्की लड़कियां खड़ी थी और वेटरों को ऑर्डर के मुताबिक माल सप्लाई कर रही थी। टाइगर के बगैर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। यस प्लीज, एक गैर मुल्की लड़की ने टाइगर की तरफ देखकर कारोबारी अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा, एल्ब्रेट से कहो कि कोबरा आ गया है। टाइगर ने खुश्क लहजे में कहा, क्या बॉस के साथ आपकी मुलाकात तय है? लड़की ने खुश इखलाक लहजे में पूछा। हाँ, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, मैं बॉस को बताती हूँ, लड़की ने कहा। फिर उसने काउंटर के नीचे से फ़ोन निकाला और रिसीवर उठाकर कान से लगाकर नंबर प्रेस करने लगी। चंद लम्हों बाद वो फ़ोन पर बॉस से बात कर रही थी। फिर उसने रिसीवर को रिला पर रख दिया। आप मेन डोर से बाहर चले जाएं और दाएं जानिब राहदारी से होते हुए क्लब के उकब में चले जाएं। बॉस का ऑफिस वहीं है, लड़की ने कहा तो टाइगर ने असबात में सर हिला दिया और मुड़कर तेज तेज चलता हुआ हाल से निकलता चला गया। हाल से निकलकर वो दाएं तरफ आया और फिर एक छोटी सी राहदारी से गुजरता हुआ इमारत के उकब में आ गया। उकब में एक छोटा सा बागीचा बना हुआ था जहां 4 मुसल्लह अफराद मुख्तलिफ पोजीशनों पर खड़े थे। साइड पर एक छोटा सा बरामदा था जहां एक कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे के दरवाजे पर एक लंबा तड़ंगा और ताकतवर बदमाश मशीन गन हाथों में लिए चौकस खड़ा था। टाइगर रुके बगैर तेज तेज चलता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया। क्या तुम कोबरा हो? उसे अपनी तरफ आते देखकर दरवाजे के पास खड़े बदमाश ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हाँ, टाइगर ने असबात में सर हिलाकर जवाब दिया। तुम्हारे पास असला है तो वो मुझे दे दो, इस आदमी ने कहा। तो टाइगर ने असबात में सर हिला दिया और एक जेब से मशीन पिस्टल और दूसरी जेब से एक साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। फिर उसने कोट के इंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक पतली धार वाला खंजर निकाला और वो भी इस आदमी के हवाले कर दिया। और कुछ है तो वो भी दे दो मुझे, बदमाश ने कहा। नहीं, और कुछ नहीं है मेरे पास, टाइगर ने जवाब दिया। जहांगीर इस आदमी के सामने खड़े एक आदमी को आवाज़ दी तो वो आदमी चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। इस बदमाश ने इशारा किया तो वो तेज तेज चलता हुआ इसके करीब आ गया। क्या हुआ जग्गू दादा? जहांगीर नामी आदमी ने इससे पूछा। इसकी तलाशी लो, जग्गू दादा ने कहा। जब मैंने कहा है कि मेरे पास और कुछ नहीं तो तलाशी लेने की क्या ज़रूरत है? टाइगर ने घुर्रा कर कहा। सॉरी, जब तक हमारी पूरी तसल्ली नहीं हो जाती हम तुम्हें बॉस के पास नहीं भेज सकते, जग्गू दादा ने सर्द लहजे में कहा। तो टाइगर ने बेइख्तियार होंठ भेज लिए। तलाशी लो इसकी, जग्गू दादा ने एक बार फिर जहांगीर से कहा। तो जहांगीर ने असबात में सर हिला दिया और मशीन गन अपने कांधे से लटकाकर टाइगर की तरफ बढ़ा। टाइगर इत्मीनान भरे अंदाज में उसके सामने खड़ा हो गया और जहांगीर उसकी तलाशी लेने लगा। नहीं जग्गू दादा, इसके पास कुछ नहीं, जहांगीर ने तलाशी लेने के बाद कहा। ठीक है, जग्गू दादा ने इसी अंदाज में कहा और उसने मुड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला और साइड में हो गया। जाओ अंदर, बॉस तुम्हारे मुंतज़िर हैं, जग्गू दादा ने कहा। तो टाइगर ने असबात में सर हिलाया और खुले हुए दरवाजे से कमरे में दाखिल हो गया। कमरा खासा वसी था जो खूबसूरत ऑफिस के तर्ज पर सजा हुआ था। सामने एक बड़ी मेज़ थी जिसके पीछे ऊंची नशिस्त वाली एक कुर्सी पर गेंडे जैसी जिसामत वाला अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। इस आदमी का सर गंजा था, उसके हाथ में सिगार था जिसके कश लेता हुआ वो धुएं के मरगुले हवा में उड़ा रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने चौंक कर देखा और फिर टाइगर को देखकर वो सीधा हो गया। तुम कोबरा हो, गेंडेनुमा आदमी ने टाइगर को तेज नसरों से घूरते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हाँ, टाइगर ने जवाब दिया। बैठो, गेंडेनुमा आदमी ने कहा। तो टाइगर ने आगे बढ़ाया। उसके आगे आते ही बाहर मौजूद जग्गू दादा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। टाइगर ने अंदर आकर कमरे पर तायराना नजर डाली और ये देखकर उसके होंठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई कि कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था। जदीद साउंड प्रूफ सिस्टम की वजह से अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती थी। टाइगर ने खामोशी से उसके सामने बैठ गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? एल्बर्ट ने टाइगर को गौर से देखते हुए कहा। खासा खूबसूरत ऑफिस बना रखा है तुमने और यहाँ मौजूद सारा सामान इम्पोर्टेड मालूम हो रहा है जो जाहिर है इंतहाई कीमती होगा, टाइगर ने कहा। हाँ, इस ऑफिस में मौजूद हर चीज़ कीमती है, एल्बर्ट ने जवाब देते हुए कहा। क्या क्लब से तुम्हें इतनी आमदन हो जाती है कि तुम इस कदर कीमती सामान इंपोर्ट कर सको? टाइगर ने कहा। क्या मतलब,
کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ایلبرٹ نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ تمہارا شاہانہ انداز دیکھ کر لگتا ہے کہ تم یہاں بیٹھے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں کما رہے ہو۔ تم نے یہاں جس قدر قیمتی سامان اکٹھا کر رکھا ہے، اسے کہیں زیادہ قیمتی سامان یقیناً تمہاری رہائش گاہ میں ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ تمہارا ان سب باتوں سے مطلب کیا ہے؟ تم کام کی بات کرو۔ فون پر تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے انتہائی ضروری سلسلے میں ملنا چاہتے ہو، اور تمہاری یہ ملاقات میرے لیے کروڑوں ڈالرز کے فائدے کا باعث بن سکتی ہے، ایلبرٹ نے کہا۔ ہاں، میں نے یہی کہا تھا، اور اگر میں تم سے کروڑوں ڈالرز کے فائدے کی بات نہ کرتا تو شاید میرا اس طرح تمہارے سامنے بیٹھنا ناممکن ہوتا، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، میں صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہوں، بلا وجہ وقت ضائع کرنا اور فضول باتوں میں الجھنا میری عادت نہیں، ایلبرٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ گڈ، شاید یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میں اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ ٹھوس قدم اٹھاتا ہوں، اور میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب میں ایک منٹ میں 1,00,000-2,00,000 نہ کما لوں، ایلبرٹ نے کہا۔ بہت خوب، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس میرے لیے ایسی کون سی معلومات ہے جن سے فائدہ اٹھا کر میں کروڑوں ڈالرز کما سکتا ہوں، ایلبرٹ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس تمہارے لیے بہت قیمتی معلومات ہیں جنہیں بتانے میں مجھے وقت لگ سکتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے تمام کاموں سے فراغت حاصل کر لو، تب میں تم سے بات کروں گا، ٹائیگر نے کہا۔ میں اس وقت فری ہوں، تم کرو بات، ایلبرٹ نے کہا۔ اگر فری ہو تو فون کر کے اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ 1 گھنٹے تک تمہیں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تاکہ ہم بغیر کسی تعطل کی بات کر سکیں، ٹائیگر نے سنجیدگی سے کہا تو ایلبرٹ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ ٹائیگر کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ ایلبرٹ نے ایک طویل سانس لیا، پھر اس نے سامنے پڑے ہوئے انٹرکام کا بٹن آن کر دیا۔ یس باس، رابطہ ملتے ہی اسے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی تھی۔ میں 1 گھنٹہ تک مصروف ہوں، 1 گھنٹے تک نہ مجھے کوئی کال ٹرانسفر کی جائے اور نہ ہی کوئی میرے آفس میں آئے، ایلبرٹ نے کرخت لہجے میں کہا۔ دوسری طرف کا جواب سنے بغیر اس نے انٹرکام کا بٹن پریس کر کے اسے آف کر دیا۔ اب بولو، ایلبرٹ نے کہا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلایا اور ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی مگر لمبی اور پتلی نال والی گن نکال کر اس کا رخ ایلبرٹ کی طرف کر دیا۔ گن دیکھ کر ایلبرٹ بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس یہ گن کہاں سے آئی؟ کیا میرے آدمیوں نے باہر تمہاری تلاشی نہیں لی؟ ایلبرٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ کوبرا کی تلاشی لینے والے کوبرا کی مرضی کے بغیر اس کی جیبوں سے کچھ نہیں نکال سکتے۔ انہیں میں نے خود غیر ضروری چیز نکال کر دے دی تھی اور میری تلاشی لیتے ہوئے وہ میری جیبوں سے کچھ نہیں نکال سکے تھے، جبکہ میری خفیہ جیبوں میں اب بھی اتنا اسلحہ موجود ہے جس سے تمہارا یہ قلب تنکوں کی طرح اڑا سکتا ہوں، ٹائیگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ اوہ لیکن، ایلبرٹ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ٹائیگر نے گن کا بٹن پریس کیا۔ گن کی نال سے ہلکی سی چمک سی نکل کر ایلبرٹ کی طرف بڑھی اور ایلبرٹ کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اس کا ایک ہاتھ تیزی سے اپنی گردن کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے لمحے وہ یوں ساکت ہوتا چلا گیا جیسے کسی جادو کی چھڑی گھما کر اسے پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ ٹائیگر کی گن سے نکلنے والی ایک باریک سوئی اس کی گردن میں جان دھسی تھی، جس پر لگے ہوئے ایک خاص کیمیکل نے اس کے اعصاب منجمد کر دیے تھے اور وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ ایلبرٹ کو ساکت ہوتے دیکھ کر ٹائیگر نے نیڈل تھرو گن جیب میں ڈالی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ پھرتی سے ایلبرٹ کی طرف بڑھا اور اس نے ایلبرٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر یوں کرسی سے اٹھا لیا جیسے ایلبرٹ کا جسم بے وزن ہو۔ ٹائیگر نے اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور اسے لے کر تیزی سے سائڈ کی طرف بڑھا جہاں کرسیاں اور صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے ایلبرٹ کو ایک کرسی پر بٹھایا، پھر اس نے جیب سے پتلی مگر انتہائی مضبوط رسی کا بنڈل نکالا اور اسے کھول کر ایلبرٹ کے دونوں ہاتھ کرسی کے عقب میں باندھ دیے، اور پھر باقی رسی وہ ایلبرٹ کا باقی جسم بھی کرسی سے جکڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایلبرٹ کرسی میں بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ اسے رسی سے جکڑنے کے بعد ٹائیگر نے وہاں پڑی ہوئی ایک اور کرسی اٹھائی اور اسے لا کر ایلبرٹ کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھ گیا۔ ایلبرٹ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ پلکیں نہ جھپکا رہا تھا، نہ ہی اس کی پتلیاں حرکت کر رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اس نے ایلبرٹ کی گردن میں چبھی ہوئی ایک باریک سی سوئی چٹکی میں پکڑ کر ایک جھٹکے سے نکال دیا۔ اس نے سوئی ایک طرف پھینکی اور پھر اس نے ایک بار پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی مگر لمبے منہ والی ایک بوتل تھی۔ ٹائیگر نے بوتل کا ڈھکن کھولا، پھر اس نے بوتل کا منہ ایلبرٹ کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد ایلبرٹ کے جسم پر حرکت ہوئی تو ٹائیگر نے بوتل اس کی ناک سے ہٹا کر اس کا ڈھکن بند کیا، پھر اس نے بوتل واپس جیب میں ڈال لی۔
थोड़ी ही देर में एल्बर्ट का साकित जिस्म हरकत में आ गया। जिस्म में तवानाई भरते ही उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो कुर्सी पर बारीक मगर इंतहाई मजबूत रस्सी से बंधा हुआ है। ये क्या? ये तुमने मुझे इस तरह क्यों बांधा है? और मुझे अचानक क्या हुआ था? एल्बर्ट ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। मैंने तुम्हें एक नीडल से कुछ देर के लिए साकित किया था एल्बर्ट। नीडल पर वाइट्स पॉइजन लगा हुआ था, जिससे न सिर्फ इंसानी आसा बल्कि दिमाग भी वक्ती तौर पर मफलूज हो जाता है। टाइगर ने कहा। ओह, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था? और अब तुमने मुझे इस तरह ये क्यों बांधा है? बोलो, जवाब दो। एल्बर्ट ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। मुझे तुमसे चंद बातें मालूम करनी है, टाइगर ने संजीदगी से कहा। कौन सी बातें? एल्बर्ट ने चौंक कर कहा। डॉक्टर कासिम के बारे में क्या जानते हो? टाइगर ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो एल्बर्ट पूरी तरह से चौंक पड़ा। डॉक्टर कासिम? कौन डॉक्टर कासिम? एल्बर्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो जिस बुरी तरह से चौंका था, फिर उसने जिस तरह खुद को यकलख्त नॉर्मल किया था, इससे टाइगर को यह अंदाज़ा लगाने में देर न लगी थी कि एल्बर्ट इंतहाई तरबियत याफ्ता है और वो अपने आसाब को फौरी तौर पर कंट्रोल करने में इंतहाई महारत रखता है। वही डॉक्टर कासिम जो एक्रीमिया से आया था। टाइगर ने कहा। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं किसी डॉक्टर कासिम को नहीं जानता। ये नाम मैंने तुमसे पहली बार सुना हूँ। एल्बर्ट ने नॉर्मल लहजे में कहा। वो साइंसदान है और नाराग की स्पेशल लेबॉर्ट्री में काम करता था। टाइगर ने उसी तरह उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। वो साइंसदान है या कोई? और जब मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी डॉक्टर कासिम को नहीं जानता, फिर तुम बार बार उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और तुम मुझे यहाँ करोड़ों डॉलर्स की मालूमात देने आए थे, फिर तुमने मुझे साकित क्यों किया? और अब इस तरह बांधकर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? एल्बर्ट ने गुस्सेले लहजे में कहा। कोबरा, टाइगर ने इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया। कौन कोबरा? और तुम आए कहाँ से हो? तुमने फ़ोन पर कहा था कि तुम यहाँ आकर मुझे अपना तफसीली तारुफ कराओगे। अब बताओ मुझे। एल्बर्ट ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। मेरा नाम कोबरा है और मैं खुदाई फौजदार हूँ। मैं यहाँ तुम्हें मालूमात देने नहीं आया। मालूमात देने के बहाने मेरा मकसद तुम तक पहुँचना था और बस। टाइगर ने संजीदगी से कहा। तो तुमने मुझे धोखा दिया है? एल्बर्ट ने कुर्रा कर कहा। तुम मुझसे धोखा कहो या कुछ और, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इस वक्त तुम मेरे रहमो करम पर हो। मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो वरना। टाइगर ने कहा और आखिरी फिक्रा कहते कहते उसका लहजा इंतहाई सर्द हो गया। क्या मतलब? क्या चाहते हो तुम? एल्बर्ट ने चौंक कर कहा तो टाइगर ने कोट की इंदरूनी जेब में हाथ डाला, फिर इस तरह से जेब से प्लास्टिक की छोटी सी डबिया और एक छोटा सा स्प्रे कैन निकाल लिया। डबिया के ढक्कन पर छोटे छोटे सुराख बने हुए थे और इन सुराखों से अजीब सरसराहटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये क्या है? एल्बर्ट ने डबिया और कैन की तरफ हैरत से देखते हुए कहा। जब इसके इस्तेमाल की नौबत आएगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, टाइगर ने कहा। मैं तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों से नहीं डरता, एल्बर्ट ने मुंह बनाकर कहा। मैंने तुम्हें अभी कोई गीदड़ भपकी नहीं दी, टाइगर ने कहा। तुम्हारी भलाई इसमें है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से खामोशी से निकाल दूंगा। मेरे साथियों को अगर मालूम हो गया कि तुमने मेरे साथ ये सलूक किया है तो वो तुम्हारी बोटियाँ उड़ा कर रख देंगे। एल्बर्ट ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। मेरी फिक्र छोड़ो और अपने बारे में सोचो। मैं तुमसे डॉक्टर कासिम के बारे में मालूम करने आया हूँ। मुझे इसके बारे में बता दो तो मैं तुम्हें हाथ लगाए बगैर चुपचाप यहाँ से वापस चला जाऊँगा, टाइगर ने कहा। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं किसी डॉक्टर कासिम को नहीं जानता, एल्बर्ट ने मुंह बनाकर कहा। रिक एलिसन के बारे में क्या कहोगे? टाइगर ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा तो एल्बर्ट एक बार फिर चौंक पड़ा। रिक एलिसन? क्या मतलब? और ये रिक एलिसन कौन है? एल्बर्ट ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इस बार टाइगर उसके चेहरे पर शदीद उलझन और तशवीश के साए लहराते देखे थे। वही रिक एलिसन जिसे तुमने आज से चंद रोज़ कबल एयरपोर्ट से रिसीव किया था, जो काफिस्तानी फ़्लाइट 816 में आया था। अब ये मत कहना कि तुम वहाँ नहीं गए। मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूँ कि तुम रिक एलिसन को रिसीव करने BMW जिसका नंबर 4136 है लेकर गए थे। रिक एलिसन एयरपोर्ट से निकलकर सीधा तुम्हारी कार में आकर बैठा था और तुम उसे लेकर वहाँ से निकल गए थे, टाइगर ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वहाँ किसी गैर मुल्की को रिसीव करने गया था और उसका नाम रिक एलिसन है? एल्बर्ट ने इस बार गुर्राहट भरे लहजे में कहा। एयरपोर्ट पार्किंग में तुम्हारी कार का नंबर रजिस्टर में दर्ज है। जिस फ्लाइट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस फ्लाइट के तमाम पैसेंजर्स की मैंने लिस्ट हासिल की है।
और मैं इन सब से जाकर मिल भी चुका हूँ। एक पैसेंजर का नाम रिक एल्सन है जिसे तुमने एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया। अब रिक एल्सन कौन है और तुमने इसे कहाँ रखा हुआ है, मुझे इसके बारे में बता दो तो मैं मुतमईन होकर यहाँ से चला जाऊँगा। टाइगर ने कहा, रिक एल्सन मेरा दोस्त था, वो एक्रीमियन निसाद है। वो काफिलिस्तान आया था और वापसी पर कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान मेरे पास आया था। एक तो रोज़ उसने मेरे पास स्टे किया था, फिर वो वापस चला गया था। एल्बर्ट ने कहा, रिक एल्सन की पाकिस्तान में आमद का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तान से वापस किया है। इसका इमिग्रेशन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, जिसका मतलब है कि वो अभी पाकिस्तान ही में मौजूद है। टाइगर ने कहा, मैं इसके बारे में नहीं जानता। वो मेरे पास 2 रोज़ रुका था, उसके बाद उसने टैक्सी हायर की थी और ये कहकर वापस चला गया था कि उसकी फ़्लाइट का वक्त हो रहा है। वो एयरपोर्ट गया था या कहीं और, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। एल्बर्ट ने कहा, तुम्हारी ये बात भी गलत है और तुम्हारी ये बात झुठलाने के लिए मेरे पास तुम्हारे ही क्लब के सीसी कैमरों की फुटेज मौजूद है। इस फुटेज में रिक एल्सन को तुम्हारे साथ इस क्लब में आता तो देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद वो एक बार भी क्लब से बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। टाइगर ने कहा तो एल्बर्ट चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब, मेरे क्लब के सीसी कैमरों की फुटेज तुम्हें कहाँ से मिल गई? एल्बर्ट ने चौंकते हुए कहा, मेरा नाम कोबरा है और कोबरा के लिए कहीं से और कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। टाइगर ने घुर्रा कर कहा, तो मेरे क्लब के आदमियों ने मुझसे गद्दारी की है और तुम्हें फुटेज मुहैया की है। एल्बर्ट ने इस तरह घुर्राते हुए कहा, तुम जो समझना चाहते हो समझ लो, लेकिन तुम्हें मेरी बातों के जवाब देने पड़ेंगे। बोलो, कहाँ है रिक एलिसन? टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मैं नहीं जानता। एल्बर्ट ने जवाब में घुर्रा कर कहा, तुम सब कुछ जानते हो लेकिन ना बताने के लिए ढटाई का मुजाहरा कर रहे हो। मैं तुम जैसे इंसान की ढटाई खत्म करने का कुछ जानता हूँ। टाइगर ने घुर्रा कर कहा और साथ ही उसके सामने रखा हुआ कैन उठाया। उसका ढक्कन खोलकर एल्बर्ट पर स्प्रे करना शुरू किया। कमरे में यकलख तेज और अजीब सी बू फैल गई। Like, comment, share, press the bell icon